हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का क्लास जो है हमारा वो तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस यानी कि प्रीपोजिशन का यूज़ हम पढ़ने वाले। जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और ये जो क्लास है ये 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है ये 7th और क्लास 8th के बच्चे समझ पाएंगे, उनके लिए है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें यही पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं जिनका यूज़ जो है हम अधिकतर सेंटेंस में करते हैं, तो उनको हम इम्पॉर्टेंट प्रमुख प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रमुख प्रीपोजिशन के प्रयोग को देख रहे हैं, और वो सारे प्रयोग जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनको हम सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है वो है अबाउट। अबाउट जो है इसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। आप पढ़ेंगे जब बुक वगैरह, उसमें भी आपको अबाउट बहुत जल्दी मिलेगा सेंटेंस में। तो अबाउट को हम हिंदी में के संबंध में, के बारे में, के लगभग, और होने को। अबाउट का जो हिंदी है ये 4 होता है। तो इनका जब जिस तरह का आपका सेंटेंस होगा उस तरह से आपका यूज़ होगा, जिस तरह का सिचुएशन होगा उस तरह से आप वहाँ पे अबाउट का यूज़ करेंगे। लेकिन यूज़ इन सब की जगह पे के संबंध में होगा तब भी अबाउट का यूज़ होगा, के बारे में होगा तब भी अबाउट होगा, के लगभग होगा तब भी अबाउट होगा, और सेंटेंस में अगर होने को है होगा तो तब भी अबाउट होगा। अब इसको आप सेंटेंस के थ्रू समझिए। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, डू यू नो अबाउट हिम। डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, के बारे में, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। ठीक है, यहाँ देखिए आपका सेंटेंस में क्या आया, बारे में आया ना, तो यहाँ पे आपका अबाउट का यूज़ होगा। हम आपको सेंटेंस का हिंदी में बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपने देख लिया। दूसरा हमारा सेंटेंस है, इट इज़ अबाउट 10 o'clock। ठीक है, यानी कि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि लगभग में है ना, के लगभग में, कि 10 बजने वाला है उसी के लगभग में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, अबाउट हुआ।
तीसरा सेंटेंस आप देखिए, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू स्टार्ट यानी गाड़ी खुलने वाली है, गाड़ी खुलने वाली है। तो इसमें क्या है कि अब वो होने वाली है, लगभग उसी के में है, यानी कि ये तुरंत अब खुलने वाली है, गाड़ी खुलने वाली। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अबाउट हो गया। तो आपको हमने बता दिया कि अबाउट सबसे पहला जो हमारा है प्रीपोजिशन वो है अबाउट, जो बहुत मुख्य प्रीपोजिशन है, इम्पॉर्टेंट है। और इसका हिंदी क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होगा, हमने आपको सेंटेंस के थ्रू बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एबव। जो दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है वो है एबव। एबव यानी होता है के ऊपर, लेकिन ये आप समझिए कि के ऊपर यानी कि किस तरह का, ये भी अलग अलग होता है। ये उस तरह का के ऊपर है जो सटा हुआ नहीं होता है, लेकिन सटा हुआ नहीं, यानी कि से ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एबव जो है उसका यूज़ वहाँ होगा जिस सेंटेंस में के ऊपर का बोध हो रहा हो या फिर उससे ऊपर का बोध हो रहा हो, लेकिन वो आपस में सटे हुए ना हो। ठीक है, तो उस जगह पे एबव का यूज़ होगा। इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि वी वेयर फ्लाइंग एबव क्लाउड्स। हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। तो बादल से ऊपर, लेकिन उससे सटा हुआ नहीं ना था, तो वहाँ पे हमारा एबव का यूज़ होगा। किसके ऊपर था, बादलों के ऊपर, लेकिन उससे सटा हुआ नहीं था। यही आपको इसमें बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एबव का यूज़ वहाँ होता है जहाँ उसके ऊपर या उससे ऊपर का बोध हो, लेकिन उससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब एबव का यूज़ होगा। तो आपने इस सेंटेंस में देखा एबव का यूज़ कैसे होता है। दूसरा जो है हमारा, अब एबव का दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं जिसमें था कि उससे ऊपर। तो सेकंड जो उसका सेंटेंस आप यहाँ पे देखिए, ही इज एबव 40। उसकी उम्र 40 से ऊपर है। 40 से ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है, से ऊपर है ना। तो यहाँ पे भी आपका एबव का यूज़ हुआ है, क्योंकि उसकी उम्र क्या है, 40 से ऊपर। वो उसकी उम्र 40 से सटी हुई नहीं है, यानी कि वो 40 से सटा हुआ नहीं है ना। क्या कहा गया है कि उससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी उम्र 40 से ऊपर है ना। तो वो अपने जो उम्र है जो 40 है उससे वो सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में इस तरह का जो वर्ड होगा उससे ऊपर या उसके ऊपर, तो आपका एबव का यूज़ होगा। तो दो मुख्य प्रीपोजिशन का यूज़ हमने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो है वो है आफ्टर। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। आफ्टर होता है, का हिंदी जो होता है आफ्टर का, वो होता है के बाद, उसके बाद। ठीक है, अब इसका आप सेंटेंस देखिए, ही केम
आफ्टर 10 o'clock, ठीक है। अब इसका हिंदी हम देखते हैं। वह 10 बजे के बाद आया। तो ये जो सेंटेंस है आपका कि वह 10 बजे के बाद आया, तो यहाँ पे आफ्टर का हिंदी क्या है, के बाद। तो 10 बजे के बाद, तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर हो गया। तो ये सब जो प्रीपोजिशन है ये इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इस चीज़ को आप समझिएगा। और इसका यूज़ आप डेली, अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी आप बोल सकते हैं, या फिर अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये मुख्य प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हमें अक्सर करने को मिल जाता है। आप एग्ज़ाम में भी देखेंगे तो आपको प्रीपोजिशन का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है। अब इसका हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड जो सेंटेंस है हमारा आफ्टर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्रैल कम्स आफ्टर मई, ठीक है। यानी कि अप्रैल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर मार्च। जो अप्रैल है महीने में हमारा, जो मंथली जो अप्रैल होता है, मंथ में जो आता है एक मंथ हमारा, उसमें अप्रैल होता है। तो अप्रैल जो होता है वो कब आता है, वो मार्च के बाद आता है ना। तो अप्रैल कब आता है, मार्च के बाद। तो क्या हो गया, आफ्टर, है ना यहाँ पे। अब देखिए तीसरा सेंटेंस भी आप यहाँ पे देख लीजिए। आई विल एंटर आफ्टर यू, ठीक है। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वो होगा कि मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूंगा, ठीक है। तो तीसरा हमारा सेंटेंस है आई विल एंटर आफ्टर यू। यहाँ पे हमारा आफ्टर है, और जो आफ्टर का यूज़ है उसका कि मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा। यानी कि जो उसका एंटर है वो कह रहा है, जो एंटर करने वाला है वो कह रहा है कि वो जो दूसरा वाला है उसके बाद, यानी कि मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा। तो यहाँ पे भी आफ्टर का यूज़ होगा, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस भी हमने देख लिया। तो आफ्टर का यूज़ क्या, कहाँ कहाँ किस तरह से होता है आपको हमने बता दिया है, और ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन में आता है, ये भी एक मुख्य प्रीपोजिशन है। तो 3 मुख्य प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और 4 नंबर प्रीपोजिशन देखते हैं। चौथा जो है वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक है। ये चौथा जो प्रीपोजिशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। यानी कि अगेंस्ट जो है उसका हिंदी क्या होता है, के विरुद्ध। तो के विरुद्ध का भी यूज़ आपका कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं और 5वां जो है अमॉन्ग एंड बिटवीन। देखिए यहाँ पे 2 प्रीपोजिशन है, ठीक है।
इंग्लिश में ये दो है, हिंदी में इनका जो मतलब है वो एक ही होता है, ठीक। और इसका हिंदी में अर्थ होता है बीच में। क्या होता है अर्थ? बीच में। अंतर बस इतना है कि एमोंग जो है वो लगता है तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ एमोंग का यूज होता है, ठीक है। एमोंग का प्रयोग होता है और बिटवीन का प्रयोग होता है, ये एमोंग का हो गया। और अगर बिटवीन का यूज करना होगा तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो जहाँ पे, तो वहाँ पे वस्तुओं के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ बिटवीन का प्रयोग होता है, ठीक है। एमोंग और बिटवीन दो प्रीपोजिशन है, लेकिन हिंदी में इनका अर्थ होता है बीच में, ठीक है। अंतर इसमें ये है कि एमोंग का यूज वहाँ होता है जब तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को हमें बताना हो, ठीक है। उनके बीच में हम एमोंग का यूज करेंगे। और दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ बिटवीन का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब आपको इस एग्जाम्पल इसका यहाँ पे समझिए। हम एमोंग का एग्जाम्पल सबसे पहले देते हैं, ठीक है। There is friendship among Ravi, Ali and राजू, ठीक है। एमोंग का कहाँ बोला है यूज करने को? जब तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो। यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, रवि, अली एंड राजू। तो देयर इज फ्रेंडशिप एमोंग रवि, अली एंड राजू। रवि, अली और राजू के बीच दोस्ती है। तो एमोंग का यूज कुछ इस तरह से होता है। बिटवीन का यूज कैसे होगा? There is friendship between Ravi and Ali. ठीक है। तो बिटवीन का यूज किस तरह से हो सकता है आपको हमने बता दिया है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती है, तो क्या हुआ? बिटवीन हो गया। यहाँ तीन व्यक्तियों के बीच में दोस्ती थी, तो क्या हुआ? एमोंग हो गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर जो है प्रीपोजिशन, उसको देखते हैं। 6 है एट, ठीक है। एट का हिंदी होता है में या पर, ठीक है। अगर किस हिंदी सेंटेंस में पर होगा तो पर मतलब कि वो उस सेंटेंस में निश्चित या तो स्थान होगा,
सॉरी निश्चित या तो समय होगा या छोटे से स्थान का वर्णन होगा या दर होगा, स्थिति होगी, इनमें से कुछ भी अगर होता है तो इत्यादि का बोध कराने के लिए ठीक है। ऐट का हिंदी क्या होता है, में या पर, ठीक है। तो अगर पर होता है तो पर में आप ऐट कहाँ लगाएंगे, अगर सेंटेंस में पर है तो निश्चित समय होगा या तो उस सेंटेंस को, या छोटे स्थान का वर्णन होगा, बोध करा रहा होगा, या दर का बोध करा रहा होगा, या स्थिति का बोध करा रहा होगा, सिचुएशन का, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे ले लें कि वह 4 बजे आया, ये एक निश्चित समय है, ठीक है। तो निश्चित समय है तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि he came at 4 o'clock, ठीक है। ये एक निश्चित समय है कि वह 4 बजे आया, तो he came at 4 o'clock, ठीक है। अब अगर हम दूसरा ले लें कि वह शिवहर में रहता है, वह शिवहर में रहता है, ये एक छोटा स्थान है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, ये एक छोटा सा स्थान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे he lives at शिवहर, ठीक है। तो एट का यूज कहाँ होता है, ये दोनों सेंटेंस में, एक था में, है ना, पर हो तो उसमें छोटे स्थान का वर्णन हो, यहाँ पे ये लिखा गया, लेकिन यहाँ पे में है तो लेकिन छोटा स्थान है, ठीक है। तो छोटा स्थान है उसके साथ में है तो हम यहाँ पे एट लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। में है तो इसका मतलब ये नहीं पर के साथ यहाँ पे नहीं बताया है, यहाँ पे ये भी बता दिया कि में है और उसमें अगर छोटे स्थान का वर्णन हो तो भी हम एट लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लिख दें कि सीता स्कूल में है, सीता स्कूल में है, ठीक है। तो सीता इज एट स्कूल, ठीक है। तो सीता कहाँ है, स्कूल में है, तो सीता इज एट स्कूल। तो इस तरह हम एट का यूज करेंगे। कोई निश्चित समय है, छोटे स्थान का, छोटा स्थान है, कोई दर है, स्थिति है, उसका बोध कराने के लिए हम एट का यूज करेंगे। उस सेंटेंस में जिसमें आप एट का यूज करेंगे उसमें में या पर होगा, और इन दोनों में से कुछ भी रहता है तो आपका उस सेंटेंस में कोई निश्चित समय होगा, या छोटा स्थान होगा, या दर होगा, या स्थिति होगा, ठीक है। उन सब का अगर आपका सेंटेंस में बोध कराया जा रहा है तब आप एट का यूज करेंगे। क्लियर? 6 नंबर तक हमने क्लियर कर लिया है, बढ़ते हैं आगे 7 नंबर की ओर। सेवन नंबर है बिफोर,
7 नंबर क्या है? बिफोर। बिफोर का हिंदी होता है से पहले, के पहले या के सामने। सामने, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसका हिंदी होता है से पहले, के पहले या के सामने, ठीक। अब जैसे है ए बी के पहले आता है, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा ए कम्स बिफोर बी, ठीक है। ए बी के पहले आता है तो ए कम्स बिफोर बी। वह जज के सामने खड़ा है, जज के सामने खड़ा है, ठीक है। He stood before the judge, ठीक है। तो बिफोर का हिंदी क्या होता है? से पहले, के सामने। से पहले का आप यहाँ पे सॉरी के पहले का सेंटेंस देख सकते हैं कि ए बी के पहले आता है तो ए कम्स बिफोर बी। वह जज के सामने खड़ा है, ही स्टूड बिफोर द जज। और जहाँ तक है से पहले का तो हम यहाँ पे उसका भी आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि मैं होली से पहले आऊँगा, होली से पहले आऊँगा, ठीक है। से पहले तो आई विल कम बिफोर होली, ठीक है। तो तीनों वर्ड्स के साथ बिफोर का 3 हिंदी होता है, 3 मीनिंग होता है। यहाँ पे हिंदी में से पहले, के पहले और के सामने, तीनों सेंटेंस हमने आपको बता दिया है। क्लियर? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और 8 नंबर जो है उसको देखते हैं। 8 नंबर है बिलो। बिलो का मतलब होता है के नीचे। क्या होता है? के नीचे, बिलो का मतलब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं वे लोग 20 के नीचे थे, 20 के नीचे थे। They were below 20, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें आप बिलो का यूज करेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे 9 नंबर। 9 नंबर है बिसाइड एंड बी साइड्स। बिसाइड एंड बी साइड्स। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? बगल में, ठीक है। या फिर आप कहिए, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, बगल में, ठीक है। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में या फिर समीप या बाहर, ठीक है।
तो बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, समीप, या बगल में कहिए या फिर समीप या बाहर कहिए, और इससे स्थान का बोध हो। ठीक है, इससे स्थान का भी बोध होता है, और इससे स्थान का बोध होता है। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का अर्थ है अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त या फिर अलावा। ठीक है, बिसाइड्स का क्या अर्थ होता है? अतिरिक्त या अलावा। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस हम बिसाइड से लेते हैं। ठीक है, कि वह अपनी माँ के समीप माँ के बगल में बैठी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी वाज सिटिंग। यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस है कि वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है। ठीक है, तो किसके बगल में है? माँ के बगल में। तो शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, बिसाइड हर मदर। तो इस तरह से बिसाइड का यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं बिसाइड्स का। ठीक है, माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। यहाँ सेंटेंस है माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। कोई नहीं था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर। क्लियर है बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज कैसे होगा। ठीक है, हमने आपको दोनों सेंटेंसों के थ्रू बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और 10 नंबर प्रीपोजिशंस देखते हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि ये ग्रामर है, ग्रामर को आप अच्छे से एक नोट बुक में नोट करिएगा। जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्रामर या नीचे के क्लास का हो या फिर हाई क्लास का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एग्ज़ाम में ग्रामर से क्वेश्चन आता ही है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ग्रामर को भी आप अच्छे से पढ़िएगा बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, ताकि आप ग्रामर के थ्रू और भी अपने सब्जेक्ट्स में और नंबर को गेन कर पाए, मतलब नंबर आपका बढ़ सकता है। अगर आप ग्रामर को अच्छे से बना पाएंगे, ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो आपका उस सब्जेक्ट्स में नंबर जो है वो बढ़ने की आशंका है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, तो भी आपका जो अगर ग्रामर से जितने क्वेश्चंस हैं अगर वो आप सही सॉल्व कर देते हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन अगर आप नहीं भी लिख पाए तो ग्रामर के थ्रू आपका मार्क्स थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में आपके मार्क्स नहीं काटे जाते, जो उसका क्वेश्चन होगा जितने मार्क्स का उतना ही मार्क्स आपको ग्रामर में मिलेगा। ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं कटते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर जो है हमारा प्रीपोजिशन, उसको देखते हैं। 10 नंबर है बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड यानी कि के पीछे। ठीक है, बिहाइंड एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी होता है के पीछे। अब जैसे कि हम यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, वह पेड़ के पीछे छिप गया। पेड़ के पीछे छिप गया।
ठीक है, तो इसका इंग्लिश होगा ही hid behind the tree। ठीक है, तो बिहाइंड भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी होता है के पीछे। अगर सेंटेंस लेते हैं कि वह पेड़ के पीछे छिप गया तो ही हिड बिहाइंड द ट्री। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर जो प्रीपोजिशंस है इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन उसको देखते हैं। वो है इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन बट। बट तो हम अपने डेली लैंग्वेज में भी जो हम रोज़ बोलते हैं उसमें भी बट का यूज़ हो जाता है। बट का मतलब जैसा कि आपको मालूम है एक्सेप्ट को छोड़कर ये अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पे बट का मतलब अलग है, यहाँ पे बट का मतलब लेकिन नहीं है। यहाँ पे है एक्सेप्ट को छोड़कर या उसके अतिरिक्त। अब जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि एक को छोड़कर बाकी सब डूब गए। बाकी सब डूब गए। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ऑल बट वन वेयर ड्रोन्ड। ठीक है, ये एक को छोड़ के बाकी सब डूब गए। तो को छोड़कर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑल बट वन वेयर ड्रोन्ड। ठीक है, तो बट भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर प्रीपोजिशन देखते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस समझने की देरी है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस देता है ट्रांसलेट करने को, तो अगर आप इन सारे प्रीपोजिशंस को देख लेते हैं तो आप उस सेंटेंस को भी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब 12वां जो है हमारा बाई है। इसका हिंदी क्या होता है? से द्वारा के पास तक में। मतलब इसका यूज आप कहाँ करेंगे? साधन, समीपता, समय इत्यादि का बोध अगर होता है तब आप बाई का यूज करेंगे। ठीक है, बाई का यूज कहाँ करेंगे? जब साधन, समीपता या समय इत्यादि का बोध हो तब। अब इसको आप सेंटेंस के थ्रू समझिए। पहला सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, बाई का हिंदी बहुत है, तो इसको हम अलग अलग सेंटेंस के थ्रू समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये हम अपने लैंग्वेज में समझा पाएँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द्वारा, तो द्वारा है तो हम क्या लगाएंगे, बाय। सेकंड देखते हैं, वह बस से आया। ठीक है, सेंटेंस क्या है, वह बस से आया, तो ही केम बाय बस। वह कैसे आया है, बस से आया है, तो साधन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग गया, बाय बस। ठीक है, अब दूसरा है समीपता। ठीक है, नजदीकी, तो यहाँ पे हम तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, आओ और मेरे पास बैठो। मेरे पास बैठो, इसका सेंटेंस क्या होगा, कम, क्योंकि बुलाया जा रहा है आओ, तो कम एंड सिट बाय मी। ठीक है, यहाँ पे समीपता है, दो लोगों के बीच में ये बताया जा रहा है कि आओ और मेरे पास बैठो, यानी उनके समीप में बैठो, तो यहाँ पे क्या लग गया, बाय लग गया। अब लेते हैं एक और सेंटेंस, 4 बजे तक इसे पूरा करो। 4 बजे तक इसे पूरा करो। तो यहाँ पे क्या है, तक। ठीक है, समय, 4 बजे तक इसे पूरा करो, यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फिनिश इट बाय, पूरा करने को फिनिश, तो फिनिश इट बाय 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको 4 सेंटेंस के थ्रू बताया है कि बाय का यूज कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बाय में था से, द्वारा, के पास, तक, में। ठीक है, तो 4 सेंटेंस के थ्रू हमने आपको बता दिया कि आप बाय का यूज प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और 13 नंबर जो है उसको देखते हैं। नंबर देखते हैं, 13 में है फोर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसका यूज सेंटेंस में ज़्यादा होता है। इसका हिंदी होता है के लिए, की ओर, या से। ठीक है, के लिए, की ओर, या फिर से मतलब टाइम ऑफ पीरियड, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम। अगर समय का कोई क्रम है तब हम 4 लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर में, या फिर के बदले। 4 का इतना सारा हिंदी होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में इनमें से कुछ भी रहता है तो आपको यूज़ करना है प्रीपोजिशन के तौर पे। उसमें अगर आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आपको 4 लिखना होगा। ठीक है, इसको सेंटेंस के थ्रू आप समझिए। यहाँ पे हमने आपको 4 सेंटेंस के थ्रू बताया है कि बाय का यूज़ कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बाय में था से, द्वारा, के पास, तक, में। ठीक है,
तो 4 सेंटेंस के थ्रू हमने आपको बता दिया कि आप बाई का यूज़ प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और 13 नंबर जो है उसको देखते हैं। थर्टीन नंबर देखते हैं। 13 में है फोर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इसका यूज सेंटेंस में ज़्यादा होता है। इसका हिंदी होता है के लिए, की ओर या से, ठीक है, के लिए, की ओर या फिर से मतलब टाइम ऑफ पीरियड, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम। अगर समय का कोई क्रम है तब हम फोर लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर में, या फिर के बदले। फोर का इतना सारा हिंदी होता है, ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में इनमें से कुछ भी रहता है तो आपको यूज़ करना है प्रीपोजिशन के तौर पे। उसमें अगर आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आपको फोर लिखना होगा, ठीक है। इसको सेंटेंस के थ्रू आप समझिए। तो यहाँ पे आप 4 सेंटेंस देख रहे हैं। पहला था हमारा कि यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, के लिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है यह तुम्हारे लिए है, तो दिस इज फॉर यू। दूसरा सेंटेंस है वह पैसे के लिए यहाँ आया, यहाँ पे भी के लिए है, तो ही केम हियर फॉर मनी। तीसरा सेंटेंस है 2 घंटों से वर्षा हो रही है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। से मतलब से जो है उससे क्या अर्थ होता है, उसका जो भाव होता है वो पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। तो 2 घंटों से वर्षा हो रही है, तो वर्षा का जो टाइमिंग है वो 2 घंटा है, तो 2 आवर। चौथा जो है वो है मैंने 5 रुपए में कलम खरीदी। कितने रुपए में कलम खरीदी है? 5 रुपए में, तो आई गॉट द पेन फॉर ₹5। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि 4 का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, ठीक है। 4 का हिंदी क्या होता है उसके थ्रू हमने आपको यहाँ पे सेंटेंस भी बता दिया है। हिंदी क्या होता है, फिर सेंटेंस में उसका यूज़ कैसे है, सेंटेंस में कैसे वो रहता है और कैसे आप उसका सेंटेंस बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और 14 नंबर देखते हैं। फोर्टीन नंबर जो है वो है फ्रॉम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ग्रामर में, ठीक है। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है से। तो इससे क्या भाव निकलता है, से का भाव मतलब फ्रॉम का यूज आप किस तरह से करेंगे, मतलब कहाँ करेंगे, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। किस चीज़ का भाव मतलब बोध होता है तब आप फ्रॉम का यूज करेंगे। तो स्थान से अलग होने का, स्थान से अलग होने का भाव समय का भाव होता है। उस सेंटेंस में किस तरह के भाव हैं तब आप फ्रॉम का यूज करेंगे। स्रोत का भाव इत्यादि, ठीक है। उस सेंटेंस से स्थान के अलग होने का भाव होगा या समय का भाव होगा या फिर स्रोत का भाव होगा, तब आप फ्रॉम का यूज करेंगे। अब इसे सेंटेंस के थ्रू समझिए। जैसे कि है वह पटना से आया, तो यहाँ पे स्थान से अलग होने का भाव है, ठीक है। पटना से आया है तो वहाँ से वो अलग हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे he has come from पटना, come from पटना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि ये पंक्तियाँ बाइबल
बाइबल से ली गई हैं, ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्रोत का भाव है, किसके थ्रू लिया गया है, क्या स्रोत है, तो बाइबल से पंक्तियां ली गई हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल, फ्रॉम द बाइबल। ठीक है, हम लोग, तीसरा सेंटेंस है, हम लोग दूध से दही बनाते हैं। तो दही बनने का जो स्रोत है वो क्या है, दूध है। दूध से हम लोग दही बनाते हैं। तो दही हम कैसे बनाते हैं, दूध से बनाते हैं। तो स्रोत यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो फ्रॉम का यूज कहाँ होगा, स्थान से अलग होने का भाव होगा, समय का भाव होगा, या फिर स्रोत का भाव होगा, तब हम फ्रॉम का यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे और 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन कौन सा है। 15 नंबर है इन। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो इन में, इन का हिंदी होता है में। अभी आप थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया कि एट भी एक प्रीपोजिशन है, उसका भी हिंदी में होता है, लेकिन एट कहाँ लगेगा ये हमने आपको बता दिया है। अब इन कहाँ लगेगा, क्योंकि इसका भी अर्थ है में। तो किस तरह के भाव होंगे, किस तरह किसका बोध करा रहा होगा, तब आप इन लगाएंगे। तो बड़े स्थान का बोध, एट में हम छोटे स्थान का बोध वहाँ पे दिया था कि एट का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे छोटे स्थान का बोध हो रहा हो। ठीक है, समय, स्थिरता। स्थिरता का मतलब होगा कि उसके भीतर। ठीक है, पोशाक, पेशा इत्यादि का अगर भाव दर्शाया जा रहा है, भाव दर्शाने में हम इन का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ, बड़े स्थान में, समय में, स्थिरता, स्थिरता में के भीतर, पोशाक, पेशा इत्यादि का भाव दर्शाने में हम इनका यूज करेंगे। अब इसे सेंटेंस के थ्रू समझिए। जैसे कि वह भारत में रहता है, भारत में रहता है। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत एक बड़ा स्थान है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, he lives in India। ठीक है, यहाँ एक बड़े स्थान का भाव दर्शाया जा रहा है कि वह भारत में रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, he lives in India। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं सुबह में खेलता हूँ, मैं सुबह में खेलता हूँ। ठीक है, तो आई प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक है, समय क्या है, सुबह में, तो आई प्ले इन द मॉर्निंग। तीसरा है कि वह साड़ी में थी। ये पोशाक का बोध हो रहा है, वह साड़ी में थी। तो शी वाज इन साड़ी, शी वाज इन साड़ी। पेशा, पेशा कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे वह सेना में है, he is in the army। ठीक है,
तो इन का यूज कहाँ कहाँ होगा? बड़े स्थान में बोध हो, स्थिरता बोध हो, पोशाक का बोध, अगर भाव दर्शाया जा रहा है तब हम इन का यूज करेंगे। इन एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस के थ्रू भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, अपने डाउट को क्लियर करना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 15 प्रीपोजिशन, इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन को हमने देखा है कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और जो बचे हुए हैं प्रीपोजिशंस वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो मेरे चैनल पर छोटे छोटे अपडेट होते हैं, कुछ चीज़ अगर आपको हमको बताना है तो हम आपको टेलीग्राम पर बता सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।